नमस्कार दोस्तों, KRS एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सारे लोगों ने कल के वीडियो में देखा था, हमने पॉलिटिकल साइंस या हम यूँ कह सकते हैं कि जो राज्य व्यवस्था का चैप्टर विशेषकर विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसके पाठ्यक्रम में एक संक्षिप्त चर्चा करी थी। और उसके बाद में व्यवस्थित तौर पर जो क्लास है वो आज हम पॉलिटिकल साइंस की शुरू करने वाले हैं। तो इसी नई शुरुआत पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिस तरीके से अगर हम आज के बिंदु की बात करें तो अपना जो पिछला सेशन था या कल का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आज से एक साल पहले तक जो राजस्थान में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते थे या ऑर्गेनाइज होते थे उनमें ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस का संवैधानिक विकास वाला चैप्टर पूछा जाता था। लेकिन कोविड के बाद में हमारे चाहे RPSC की बात करें या RSMSSB बोर्ड की बात करें, उन्होंने एक परिवर्तन किया है और एक बड़ी बहस चली थी कि ये जो विषय है ये प्रत्यक्ष तौर पर पॉलिटिकल साइंस से ना जुड़कर ये आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में है, तो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में ही पढ़ी जाती है। इस वजह से केवल 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम को ही पिछली जो RS 2021 की वैकेंसी थी या फिर सब इंस्पेक्टर 2021 की वैकेंसी के अंदर इंक्लूड रखा गया था। और अगर हम अब पाठ्यक्रम की बात करें तो अब इस बिंदु को पूर्णतया वहाँ से हटा दिया गया है। तो इसलिए हम प्रत्यक्ष तौर पर सीधा अगर हम पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम की बात करें, संवैधानिक विकास वाला चैप्टर ना पढ़ते हुए डायरेक्ट हम संविधान सभा से शुरुआत करते हैं। चलिए आज हम संविधान सभा जो चैप्टर है उसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो संविधान सभा वाला बिंदु है कहाँ से प्रारंभ होता है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें बेसिक्स चीज़ें कौन सी है। और चूंकि संविधान सभा ज़्यादातर आंकड़ों का खेल है, चाहे वो व्यक्तियों के संबंध में बातचीत करे या फिर व्यक्ति विशेष के संबंध में बातचीत करे, ज़्यादातर इसमें एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, डेटा बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसका नाम है संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अगर संविधान सभा की भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से बातचीत करें तो इसकी शुरुआत जो है वो 1898 से ही हो जाती है। लाला लाजपत राय ने सर्वप्रथम संविधान सभा की डिमांड करी थी। उसके बाद में अगर हम क्रमिक तौर पर चले तो 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने भी भारत में संविधान होना चाहिए, इस संदर्भ में एक बड़ी व्यापक चर्चा करी थी। और जब नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर तैयार करी गई थी उसमें तो बेसिकली खुल के ये बात कह दी गई थी कि भारत का पृथक संविधान होना चाहिए और उसको बनाने के लिए संविधान सभा भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 1934 ईस्वी के अंदर हमारे जो कम्युनिस्ट नेता है उनके द्वारा भी संविधान सभा की बातचीत करी गई थी। और 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में तो यह प्रत्यक्षतः कह दिया गया था कि संविधान सभा से कुछ कम हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक संविधान सभा के इतिहास के दृष्टिकोण पर अगर हम संक्षिप्त चर्चा डालें तो इसको मैं 3-4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करके देखता हूँ। सर्वप्रथम संविधान सभा की डिमांड जो है, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग लाला लाजपत राय के द्वारा करी गई। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग लाला लाजपत राय 1898 में। हालांकि लाला लाजपत राय बाद में गर्म दल से जुड़ गए थे, लेकिन जब 1898 की बात करें तो वो कांग्रेस के ही सदस्य थे और उस टाइम कांग्रेस का विभाजन गर्म दल या नरम दल के तौर पर नहीं हुआ था। उसके बाद में अगर इसको क्रमिक तौर पर देखें तो 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की थी और इसकी जो शानदार खारिज करी गई थी वो नेहरू रिपोर्ट। और आप सब लोगों को ध्यान है कि जो नेहरू रिपोर्ट है आई थी 1928 में। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार करी गई थी और 1928 के अंदर संविधान की मांग की गई। तो यहाँ ये जो पॉइंट्स हैं ये पूछे जाने की बहुत कम संभावना है। 1934 वाला जो इश्यू है वो आपको पूछा जा सकता है। इस मामले में आप थोड़ा सा अवेयर रहें कि अगर साम्यवादियों की तरफ से बात करें तो 1934 के अंदर एम एन राय साहब हैं, उन्होंने संविधान सभा की डिमांड करी थी। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के द्वारा 1933 का जो अधिवेशन हुआ था उसके अंदर संविधान सभा की डिमांड करी गई। तो ये एक इसका एक क्रमिक चरण है कि कब इसका जिक्र होना शुरू हुआ था और कब इसकी सिफारिश जो है मतलब
प्रबलता के साथ सिफारिश जो करी गई थी वो यहाँ से शुरू होती है। महात्मा गांधी ने जब ये सवाल उठाया था कि भारतीयों का खुद का संविधान होना चाहिए, और चूंकि संविधान होना चाहिए तो संविधान बनाने के लिए जो संस्था होती है संविधान सभा, उसका भी जिक्र किया था उन्होंने। उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट में तो स्पष्टता कह ही दिया गया था। और एम.एन. राय की बात करें या खुद कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें, 1937 के अधिवेशन में संविधान सभा की मांग, ठीक है। लेकिन एक्चुअल के अंदर प्रश्न उठ सकता है आपके मन में कि सर हम संविधान सभा वाला जो चैप्टर पढ़े तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें। तो आपको जो 1946 का कैबिनेट मिशन है कि असल जो जड़ है संविधान सभा की वही है। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उसने एक सिफारिश करी थी कि भारतीयों को अब जल्दी हम फ्री करने वाले हैं, और इसके लिए जो संविधान की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए आपको संविधान सभा का फॉर्मेशन डिजाइन कर लिया जाना चाहिए। तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारंभ है, वास्तविक शुरुआत जो है वो संविधान सभा की हुई थी कैबिनेट मिशन। और ये कैबिनेट मिशन जो अपना था, 3 सदस्यों का कैबिनेट मिशन आया था, यहाँ से इसकी शुरुआत करी गई। अब यहाँ आके अपने को थोड़ा सा विराम लेना है और इस चीज का विश्लेषण करना है, ऐसी क्या वजह थी कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजना पड़ा। नंबर 2 बात, जब ये भेजा गया था तो ये 1946 में ही क्यों भेजा गया था, और इसने संविधान सभा का डिजाइन फॉर्मेट करने के लिए क्यों भारतीयों को बहुत शीघ्रता से तैयार कर लिया था, राजी कर लिया गया था। तो देखिए, इस अगर वर्ष की हम बात करें 1946 से, शायद आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, ये विश्व युद्ध की समाप्ति का वर्ष था। हालांकि 1945 लास्ट के अंदर जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम विस्फोट करे गए थे, उसके बाद में लगभग विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो पूरी जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है 39 से लेकर 45 तक, जब 6 वर्षों तक विश्व युद्ध चला था, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित इंग्लैंड भी हुआ था। उसका इतना बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य था वो पूर्णतः तहस नहस हो गया। अपने उपनिवेशों पर वो ध्यान नहीं दे पाया और इस वजह से उपनिवेशों के लोगों ने अन्य विकल्पों की खोज कर ली, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड पर निर्भर ना रहे। तो ऐसा कुछ इश्यू हो गया था, तो इंग्लैंड को ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अब हमें भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। और जब भारत आज़ाद होगा तो सीधी सी बात है कि भारत का आगे जो शासन चलाया जाएगा वो संविधान के अकॉर्डिंग होगा। उसके लिए संविधान सभा डिजाइन करना अनिवार्य हो गया था। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अंग्रेजों ने 1946 में ही संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन किया था। ये विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, और विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जब पूरी दुनिया ने विश्व परिदृश्य का विश्लेषण किया, ये स्पष्ट हो गया था कि अब लंबे समय तक भारत जैसे विशाल देश को इंग्लैंड जैसे छोटे राष्ट्र के द्वारा गुलाम नहीं रखा जा सकता। अब तो इनको आज़ादी देनी ही पड़ेगी। और चाहे वो INS तलवार एक भारतीय नौसेना का जहाज था, भारतीय नौसेना का विद्रोह रहा होगा, या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का प्रबल विकराल रूप रहा होगा, या फिर भारतीयों के अंदर अवेयरनेस का एक इतना बड़ा स्तर आ चुका था कि जिसकी वजह से इंग्लैंड के लिए हो गया कि अब देश को हम ज़्यादा लंबे टाइम तक गुलाम नहीं रख सकते, और इसीलिए उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। दूसरी बात, एक तो विश्व युद्ध की समाप्ति, एक इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन भी हुआ था। तो इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन, इसकी अगर हम बात करें, इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन इस वजह से भी भारत के अंदर संविधान सभा बनाई जानी ज़्यादा आसान हो चुकी, क्योंकि पहले इंग्लैंड के अंदर एक दकियानुसी सोच के आदमी जिसको चर्चिल के नाम से जाना जाता है, उस प्रधानमंत्री का शासन था, और अब यहाँ क्लीमेट एटली का शासन आ गया था। तो चर्चिल जो है, इस चर्चिल की चुनाव में हार हो गई और इसकी जगह एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। और एटली का भारत की तरफ जो रुख था वो थोड़ा सा क्या था, नरम था। भारत की तरफ उनका जो रुख नरम था, तो इस वजह से उन्होंने भारतीयों की डिमांड जो थी संविधान सभा बनाने की, उस पर ध्यान दिया और अपने कैबिनेट के लोगों को, 3 लोग भेजे गए थे, 3 लोगों को भारत भेजा और उनको ये दायित्व दिया गया कि अति शीघ्र भारत में संविधान सभा बनाने पर आप सहमति क्रिएट करो। इसका परिणाम ये हुआ कि जुलाई अगस्त के अंदर भारत में संविधान सभा फॉर्मेशन हो गई। अब ये कैसे हुई थी, इसका हम व्यवस्थित अध्ययन जो है यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो अगर हम बात करें संविधान सभा का प्रारंभिक चरण, आप यहाँ से संविधान सभा के बाद में यहाँ से आप लिखना प्रारंभ कर सकते हैं, प्रारंभिक चरण। तो ये जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाई गई थी।
कैबिनेट मिशन, इसको हम शॉर्ट टाइप के अंदर लिखेंगे, नोट्स टाइप में नहीं लिखेंगे, बुलेट पॉइंट के तौर पर लिखेंगे कि संविधान सभा को कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर आया। या पूछे जाने वाला प्रश्न जो बेसिक छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनाई गई? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 से। अब इस कैबिनेट मिशन की संरचना की अगर हम बात करें तो ये 3 सदस्यीय आयोग था। इसमें कुल 3 मेंबर आए थे इंग्लैंड की साइड से, और वो 3 सदस्य कौन कौन से थे? यहाँ ये बहुत शानदार प्रश्न बनता है, ये भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन जो है वो कितने सदस्यीय था? 3 सदस्यीय था। अब 3 सदस्य कौन कौन थे? ये प्रश्न इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा है, और जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था इस रूप में। तो हो सकता है कि उसमें एक नाम अतिरिक्त दे दिया जाए, 3 उन्हीं व्यक्तियों के नाम हो तो कैबिनेट मिशन के मेंबर रहे हो, और ऐसा प्रश्न अपने को कंफ्यूज किया जा सकता है, या कथन कारण वाला भी प्रश्न बन सकता है। वो कैसे प्रश्न बनेंगे वो आगे टॉपिक का ओवर होने के बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो कैबिनेट मिशन जो 3 सदस्य आया था उसमें पहला जो व्यक्ति था वो था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स था। अगर हम दूसरे बात करें तो वो एवी आपको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं ठीक तरीके से, आपके ध्यान में होना चाहिए। और एक जो व्यक्ति था वो था पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। अब बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इनका टाइम डेजिग्नेशन क्या था, या उस टाइम ये किस पद पर थे, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये अगर हम सर स्टेफर्ड क्रिप्स की बात करें तो ये पूर्व भारतीय सचिव थे, या भारत मंत्री भी इनको कह सकते हैं। एक गवर्नर जनरल से भी बड़ी पोस्ट होती थी, और ये जो पोस्ट है वो इंग्लैंड में हुआ करती थी। इंग्लैंड का जो कैबिनेट था या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल में एक भारत मंत्री या भारत सचिव नाम का व्यक्ति हुआ करता था, और ये व्यक्ति वो पूर्व भारतीय सचिव रहा है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अगर हम बात करें एवी अलेक्जेंडर, यहाँ उठ सकता है कि सर नौसेना अध्यक्ष को यहाँ क्यों भेजा गया था? वायुसेना और थल सेना भी अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए इस संदर्भ को समझने का प्रयास करें आप। ये अगर वायुसेना या थल सेना की बात करें तो भारत जैसे विशाल देश में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इंग्लैंड एक छोटा सा देश है और चारों ओर से वो समुद्र से घिरा हुआ है। उसमें एक बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो तटरेखा लगती है, समुद्र की सीमा लगती है। वहाँ नेवी का जो जितना इंपॉर्टेंस है उतना थल सेना या वायुसेना का नहीं है। तो इसलिए एवी अलेक्जेंडर को नौसेना अध्यक्ष पद पर थे, और पैथिक लॉरेंस थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, या व्यापार मंत्री कह सकते हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष। इंग्लैंड का उस टाइम व्यापार से ही सबसे ज्यादा काम चलता था, व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। ये डेजिग्नेशन इनको पूछा जा सकता है, तो इस बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये कौन कौन व्यक्ति जो है वो भारत आए थे कैबिनेट मिशन में। तो भारतीय कैबिनेट मिशन की बात करें तो टोटल ये जो कैबिनेट मिशन ये 3 सदस्य था। अब प्रश्न उठेगा ठीक है सर ये 3 सदस्य भारत आ गए, भारत आने के बाद में इन्होंने क्या किया? भारत आने के बाद में इन्होंने मुस्लिम लीग और भारत की जो है डिस्कशन किया, और एक डिजाइन सुझाया इनको कि आप लोग क्या करें, एक संविधान सभा का निर्माण करें, और उस संविधान सभा में इतने मेंबर्स होने चाहिए, उनका ये चुनाव होना चाहिए, मेंबर्स जो है वो सिलेक्ट कहाँ कहाँ से किए जाएंगे। तो ये इस बारे में बताया गया था। तो हमने ये जो एक इसका प्रारंभिक चरण जो है ये लिख लिया। प्रारंभिक चरण कैबिनेट मिशन से शुरुआत होती है 1946 में। 3 सदस्यीय आयोग था। 3 सदस्य कौन कौन थे तो वो आप स्लाइड पे देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद में बी जो पार्ट है तो आप लिखिए संविधान सभा की संरचना, डिजाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा की संरचना। संविधान सभा की संरचना। अब देखिए ये जो संविधान सभा कैबिनेट द्वारा सुझाई गई थी तो उन्होंने ये कहा था कुल जो सदस्य है वो कितने होंगे, कुल सदस्य होंगे 390।
और 389 जो मेंबर्स हैं ये सारे के सारे चुने हुए नहीं होंगे और सारे के सारे मनोनीत भी नहीं होंगे। आधे इनमें चुनाव के द्वारा सेलेक्ट होंगे और आधे वो नॉमिनेट किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका ये है 296 जो है वो तो निर्वाचित है, मतलब 296 का तो क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा, निर्वाचित है, प्लस 93 जो है वो क्या है, मनोनीत है। अब ये प्रश्न अपने आप में एक समझने वाली बात है कि सर आपने ये जो 2 प्रकार के नाम दिए हैं, निर्वाचित और मनोनीत, तो पहले तो ये बताइए कि मनोनीत कहाँ से आएंगे और निर्वाचित कहाँ से आएंगे, और फिर इनका जो चुनाव है किस विधि से चुनाव होगा, कौन इनको वोट देगा, तो ये भी अपने आप में एक समझने वाली बात है। देखो उस टाइम का जो इंडिया था ना वो इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड था। एक जो पार्ट था उसका नाम था रियासत थी, और एक जो पार्ट था वो था ब्रिटिश इंडिया या अंग्रेजी भारत है। इस पर अंग्रेजों का पूरा राज था। जैसे झांसी की बात करें, बक्सर की बात करें, प्लासी की लड़ाई में जो जो इलाका अंग्रेजों ने जीत लिया था वो अपने पास था। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि 296 सदस्य हैं और इन सभी का क्या होगा, चुनाव होगा। अंग्रेजी भारत से जितने भी मेंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। और रियासतों को ये कह दिया कि आप जो है वो अपने अपने मेंबर नॉमिनेट करके हमें भेजे। तो यहाँ एक प्रश्न उठेगा कि सर 567 रियासत थी, आदमी जा रहे हैं 93, ये कैसे? इसमें एक आंकड़ा रखा था, कम से कम 10 लाख की पॉपुलेशन वाली रियासत हो, कम से कम 10 लाख जनसंख्या वाली जो रियासत है वही अपना मेंबर्स भेज सकती है। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा राज्य थे और राज्य बहुत छोटे थे। हालांकि हैदराबाद की बात करें, मैसूर की बात करें, राजस्थान के जयपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, बीकानेर की बात करें, पंजाब की बात करें, तो ऐसे कई स्टेट्स थे जो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन कई स्टेट बहुत छोटे थे। राजस्थान में भी उस टाइम कई सारे स्टेट होते थे, 18 के आसपास रियासतें थी, तो बहुत छोटी रियासतें भी थी, उनको ये ऑप्शन नहीं मिला था, बड़ी रियासतों को मिला था। तो उनकी तरफ से 93 सदस्य है और ये अंग्रेजी भारत की तरफ से 296 मेंबर्स है। अब ये 296 और 93 वाला है, ये भी स्ट्रक्चर अपने को समझ कि ये जो 296 निर्वाचित है, ये 292 जो है ये अंग्रेजी रियासत से थे, अंग्रेजी प्रांत है। टाइम अंग्रेजों के 11 स्टेट हुआ करते थे, जैसे आजकल 28 राज्य, उसी तरह अंग्रेजों के 11 स्टेट थे, वहां से थे। और 4 जो है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, वहां से एक आदमी का चुनाव। ये अपना केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, अपने पूरे स्टेट कंप्लीट 28 है और उसके बाद में 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो वैसे ही चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और ये कौन कौन से थे, एक तो दिल्ली है, एक ये राजस्थान के अंदर पड़ता है बड़ा मेरवाड़ा क्षेत्र पड़ता था, एक कुर्ग नाम का स्थान पड़ता है कर्नाटक में, कॉफी उत्पादन के लिए है, और एक जो पड़ता है उसका नाम है बलूचिस्तान, और ये आजकल पाकिस्तान में है। तो इनसे एक मेंबर चुना गया था, तो एक मेंबर चुने जाते हैं, तो 4 चीफ 4 हो गए, और अंग्रेजी प्रांतों से क्या हो गए, 292 हो गए। अब यहाँ एक प्रश्न उठेगा कि सर इनका जो चुनाव है वो कैसे था? इनका जो चुनाव है वो क्या था, अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हुआ था, जनता ने वोट नहीं दिया था, अप्रत्यक्ष विधि से या अप्रत्यक्ष रीति से। प्रश्न उठता है कि सर इनका चुनाव है उसमें फिर किसने भाग लिया था? तो एक चीज देखो, आप यहाँ शायद आपके सामने दिख रहा होगा, उस टाइम अंग्रेजों के क्या, और इनके अंदर जो प्रांत थे इनमें प्रांतीय विधानसभाएं होती थी, प्रांतीय विधानसभा, और इनके जो चुनाव है वो हुए थे 1937 के अंदर। 1937 में ये विधानसभा चुनी गई। इन क्षेत्रों के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर थे उन लोगों ने इनको क्या किया था, वोट दिया। जैसे आजकल हमारे यहाँ विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं ना, लगभग सेम वही प्रोसेस हुआ था, जनता ने वोट नहीं दिया था। 1937 में जनता ने जिन लोगों को चुना था प्रांतीय विधानसभाओं के लिए, और उन्हीं प्रांतीय विधानसभाओं के लोगों ने यहाँ इनको वोट दिया था, ठीक है। तो इस वजह से इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से है। और प्रतिनिधित्व की बात करें कि एक आदमी ने कितने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से देखें तो एक आदमी ने 10 लाख जनसंख्या के क्षेत्र का, 10 लाख जनसंख्या के क्षेत्र का इन्होंने क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। तो ये प्रोसीजर्स है। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन की, अगर हम बात करें कि टोटल कितने मेंबर्स थे,
टोटल जो मेंबर थे वो दोस्तों कितने हैं, 389। प्रश्न उठ सकता है निर्वाचित कितने थे, 292। 92 के अंदर भी दो तरीके के सदस्य थे, 292 सदस्य भी थे और 4 मेंबर भी थे। 4 है वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे, 92 जो मेंबर है वो कहाँ से थे, अंग्रेजी प्रांत से थे। और रही बात अतिरिक्त जो बचे हुए मेंबर्स है 93, ये 93 मेंबर्स है वो रियासतों के द्वारा मनोनीत हुए। ये स्ट्रक्चर बनाया गया था उस टाइम की संविधान सभा 1946। अब क्या होता है, मनोनयन हुआ, बाकी इनके लिए क्या ऑर्गेनाइज किया गया था, चुनाव ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये चुनाव हुआ कब था, तो चुनाव के लिए आप जो है वो नोट कर लीजिए दोस्तों। चुनाव हुआ था इनका जुलाई अगस्त 1996 के अंदर, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना भी एक बड़ी टास्क थी। जुलाई अगस्त 1996 में इनका इलेक्शन किया गया था या चुनाव किया गया था। और फिर आता है चुनाव का परिणाम। तो एक बात तो क्लियर है कि चुनाव का जो परिणाम आएगा वो केवल और केवल कितने मेंबर्स का आएगा, वो केवल और केवल 296 सदस्य का आएगा। क्योंकि ये जो 93 इनका तो चुनाव होना ही नहीं था, ये तो राजा के द्वारा अपॉइंट किए जाने वाले थे, नॉमिनेट किए जाने वाले थे। ठीक है, तो अब चुनाव परिणाम आया, यहाँ से भारत की उस समय की परिस्थिति का परिवर्तन आया। और वो क्या है, आप इसके आगे जो है वो लिख चुनाव परिणाम। अब चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुए थे, चुनाव परिणाम जो आया उस समय सबसे ज्यादा सीट जो है वो मिली थी कांग्रेस को, सीट कांग्रेस को मिली। और कांग्रेस के बाद में जो है मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग उस टाइम बड़ी पार्टी थी, उसको केवल और केवल 73, अब 73 इसको मिली और 208 है कांग्रेस को मिली। तो बाकी जो 296 में कितनी सीट बच गई, 15 सीट है वो अन्य पार्टियों को, अन्य पार्टियों या अन्य दलों को मिली 15 सीट। अब इस चुनाव परिणाम को जब आप देखोगे तो यहाँ मुस्लिम लीग के उस टाइम के जो नेता थे उनके मन में एक, हम यूँ कह सकते हैं कि सोच ने घर कर लिया या एक धारणा बन गई कि देखिए हमारा जो चुनाव परिणाम है वो बहुत ज्यादा क्या रहा है, खराब रहा है, कांग्रेस की तुलना में बहुत ज्यादा खराब रहा है। और कई कई जगह तो ऐसी थी जहाँ प्योर मुस्लिम वोटर्स थे, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, वहां भी मुस्लिम लीग है वो चुनाव नहीं जीत पाई, वहां भी कांग्रेस के लोगों को बेनिफिट्स मिला था। तो मुस्लिम लीग के नेताओं के मन में ये भय हो गया कि अगर हम भारत में रहेंगे भविष्य में ना तो कभी हमारा क्या बन पाएगा, पीएम बन पाएगा, ना ही हमारा क्या बन पाएगा। और चूंकि आप देखो एक बार के लिए ये अगर चुनाव देखें हम, ये चुनाव परिणाम देखें तो उस हिसाब से कहीं नहीं लग रहा है कि मुस्लिम ले रही है, कांग्रेस बहुत आगे है। और कई तो कांग्रेस दल से मुस्लिम नेता लड़े, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें, बहुत शानदार नेता थे, अपने पहले शिक्षा मंत्री भी रहे, वो भी कांग्रेस की दावेदारी से चुनाव लड़ा और चुनाव में विजयी भी हुए थे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं वो कांग्रेस से विजय होने के कारण मुस्लिम ये भय हो गया कि हमारा इस देश के अंदर राजनीतिक वर्चस्व नहीं है, और इस वजह से मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और उन्होंने अपने अलग पाकिस्तान की डिमांड करी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें तो एक अलग पाकिस्तान देश ही चाहिए, इस देश के अंदर हम नहीं रहेंगे। तो इस वजह से दोस्तों संविधान सभा का जो कार्य शुरू होता है वो एक तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाई थी संविधान सभा। 389 लोग थे, 389 में केवल 211 ही पहली बैठक में उपस्थित हुए। तो पहली बैठक संविधान सभा की कहाँ से शुरुआत हुई, संविधान सभा की पहली बैठक में क्या हुआ, आगामी बैठक में क्या हुआ, फिर इसी बीच देश स्वतंत्र हो जाता है और वहाँ संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन आए थे, इन सब विषयों के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।